हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया था। ड्राइव्ड और फंडामेंटल यूनिट्स की हमने डेफिनेशन सीखी थी। आई होप आपने वो लेक्चर अच्छे से समझा होगा। अभी हम आज के इस लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं उसमें हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। और तीन सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, जो कि आपको मैकेनिक्स में, मोशन में, डायनेमिक्स में या फिजिक्स की जो बहुत सारी बेसिक फील्ड्स हैं उसमें लेंथ मास टाइम की हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है। और जो लेंथ मास टाइम है उनकी अगर हम रेंज की बात करें तो इस यूनिवर्स में, इस नेचर में, इन तीनों क्वांटिटीज़ की बहुत बड़ी एक रेंज है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं जो अभी आप ध्यान से समझ सकते हैं। अगर हम रेंज ऑफ लेंथ्स की बात करें जो हमें मापनी है, तो उसके लिए देखो, प्रोटॉन की रेडियस आप आज तक सबसे छोटी मानी गई है। प्रोटॉन आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट एक जैसे ही पार्टिकल्स हैं, चार्ज का डिफरेंस है, साइज एक जैसा ही होगा। तो प्रोटॉन की जो अप्रोक्सीमेट रेडियस अभी हम फाइंड कर चुके हैं वो 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। तो इसको बहुत स्मॉल रेडियस आप मानोगे, 10⁻⁻15 मीटर। अगर मैं 1 को एक के आगे 15 जीरोस लगा के 1 मीटर को उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू मेरे पास आती है। 10⁻⁻15 को हम फर्मी भी बोल देते हैं। आगे मैं प्रैक्टिकल यूनिट्स में इसको बताता हूँ। न्यूक्लियस को देखें तो वो 10⁻⁻14 मीटर है। देखिए कितना छोटा है। अगर हम सिर्फ अपनी ही गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे गैलेक्सी, तो वो 10⁵ एल वाई है। अब ये जो एल वाई यहाँ पे यूज हो रहा है, ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ का, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। मीटर्स में अगर हम देखें तो ये 10⁻⁻माइनस नहीं है, 10⁻+21 मीटर। बहुत बड़ी रेंज है मिल्की वे गैलेक्सी का जो साइज है हमारा। अब मैं मासेस की बात करूं तो जो छोटे से छोटा मास है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो बड़ा ही जबरदस्त पार्टिकल, इसको गॉड्स पार्टिकल भी बोला जाता है। तो जो मास ऑफ न्यूट्रिनो है उसका देखिए कितना कम है, 10⁻⁻36 किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम मास को 10 एक के आगे 36 जीरोस लगा के 1 किलोग्राम मास को इतने बड़े फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर दें तो उस रेंज में चला जाता है न्यूट्रिनो का मास। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 10⁻⁻31, चलो 10⁻30 केजी हम बोल देंगे क्योंकि 9.1 का फैक्टर है, उस ऑर्डर में आ रहा है। और अगर हम यूनिवर्स के मास की बात करें तो वो बहुत बड़ा है, 10⁻53। तो ये बहुत बड़ा है, 10⁻53 किलोग्राम। तो आप रेंज देखिए, 10⁻36 से लेके 10⁻53, कितनी बड़ी रेंज है। तो इतनी बड़ी रेंज के लिए आप सिर्फ किलोग्राम तो यूज़ नहीं करोगे, तो आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। बड़े मासेस के लिए हम अलग से कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज़ करते हैं, स्मॉल मासेस के लिए अलग से करते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर हम टाइम स्केल्स की बात करें तो टाइम स्केल्स भी आप देखिए, अगर मैं दो प्रोटॉन्स का कोलिजन टाइम आपको बताऊं, एक ना इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, सर्न वाले बन चुका है, उसको लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बोला जाता है, LHC, आप गूगल कर सकते हैं। तो वहां पर प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स का आपस में कोलिजन करवाया जाता है, टक्करें करवाई जाती हैं, ऐसे टक्कर होती है प्रोटॉन बीम्स की। फिर वो प्रोटॉन्स टूट जाते हैं और उनके जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं जिनको क्वार्क्स बोला जाता है वो एमिट होते हैं, उनकी डिटेक्शन होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च है। तो उसमें जो कोलिजन टाइम होता है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, 10⁻⁻23 सेकेंड्स। तो आप सोचिए इतने कम टाइम के लिए वो टकराते हैं तो इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा, आपने इम्पल्स पढ़ा होगा शायद। एज ऑफ यूनिवर्स, तो एज ऑफ यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स हम बोलते हैं। अगर मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो 10⁻17 सेकेंड। तो क्योंकि अब आप लेंथ मास टाइम की एग्जांपल अगर जब हमने ली तो हमने देखा कि कितनी बड़ी रेंज है इन चीज़ों की, इसलिए इनके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। तो स्मॉल लेंस के लिए जो हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, आप फटाफट देख लीजिए। एक 1 फर्मी आपको मिलेगा बार बार। तो 1 फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये हमारे पास अटोमिक एटॉमिक तो नहीं, न्यूक्लियर साइजेस के लिए हम लिखेंगे इसको। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस, या जो न्यूक्लियस के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, उनके साइजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसको फेम्टोमीटर भी बोला जाता है।
फेम्टोमीटर, ठीक है, फेम्टोमीटर इसका दूसरा नाम है और ये बहुत स्मॉल है आपके सामने। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से लिखा जाता है, इसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने हैं, ये कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे और आपको पता होंगे तो आसानी से काम हो जाएगा आपका। तो ये जो है ये एटॉमिक मासेस के लिए है और ये बहुत सारी वेव की वेवलेंथ्स के लिए भी यूज़ होता है। जैसे एक्स रेज़ है, तो एक्स रेज़ की वेवलेंथ 0.1 टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती हैं। एक्स रेज़ आपने सुना होगा, जो एक्स-रे करते हैं ना जब हड्डी टूट जाती है, तो वो एक्स-रेज़ की बात हो रही है। तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, ऐसे वेव है तो वेवलेंथ जो होती है वो एक साइकिल का डिस्टेंस होता है, वो एंगस्ट्रॉम में हम मेज़र करते हैं, ठीक है? ऐसे ही एक नैनोमीटर है, जैसे नैनो कार होती है, नैनो कार नैनोमीटर से ही आया है, ठीक है? तो नैनोमीटर जो होता है ये 10⁻⁹ मीटर है। इसमें नैनो जो है वो एक प्रीफिक्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसआई प्रीफिक्स। और ऐसे ही एक माइक्रोमीटर होता है, तो माइक्रोमीटर जो है उसको माइक्रोन भी बोला जाता है, 1 माइक्रोन, ठीक है? इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर और एक पिकोमीटर। ये वो है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ। इसमें से 2 नए थे, फर्मी और एंगस्ट्रॉम। अब जो बड़े-बड़े डिस्टेंसेस हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1 लाइट ईयर है। हम पहले 1 लाइट ईयर को डिफाइन कर लेते हैं। तो लाइट ईयर नाम से ही पता चल रहा है, 1 साल में लाइट वैक्यूम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको 1 लाइट ईयर बोला जाता है। तो लेट अस राइट इट इज़ डिस्टेंस, बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं, कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान देना। इन वैक्यूम, वैक्यूम क्योंकि स्पेस, फ्री स्पेस में से हमें देखना है, क्योंकि जब मीडियम चेंज होता है ना, मान लो ग्लास है या वाटर है या एयर है, तो वहाँ पर जो लाइट है उसकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है, स्पीड वेरी कर जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। हर किसी डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड कम होती रहती है। तो हमें जो सबसे फ्री स्पेस है जिसमें कोई एयर मॉलिक्यूल, कोई गैस का मॉलिक्यूल या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली स्पेस है, वैक्यूम बोला जाता है। उसमें जो डिस्टेंस करेगी लाइट कवर 1 साल के अंदर, उसको 1 लाइट ईयर बोला जाता है। तो 1 लाइट ईयर क्योंकि एक प्रैक्टिकल यूनिट है, देखो अगर हम लाइट ईयर में बात करें, अगर आप मान लो स्टार्स को देख रहे हो, आप छत के ऊपर गए और आपने अच्छे-अच्छे सुंदर-सुंदर तारे देखे, मान लो कोई तारा 100 लाइट ईयर्स अवे है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से जो लाइट आ रही है उस स्टार से आपकी आँखों तक, उसको आने के लिए 100 साल का टाइम लगता है, 100 ईयर्स का टाइम लगता है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि जब आप उस तारे को देखते हो तो आप आज वाला तारा नहीं देख रहे, जो अभी उसकी इमेज है, जो अभी उसकी स्टेटस है, वो नहीं देख रहे आप। आप जो 100 साल पहले उसने लाइट एमिट करी थी, उसको देख रहे हो। तो जब भी हम स्टार्स को देखते हैं स्काई के अंदर, हम हमेशा पास्ट को देख रहे होते हैं, ना कि प्रेजेंट को। क्योंकि वहाँ से लाइट को ही आने में 100 साल लग रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 1 लाइट ईयर की वैल्यू जो है अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस इज़ स्पीड इंटू टाइम। अब लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 1 ईयर टाइम है हमारा, क्योंकि 1 साल के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो 1 साल में दिन कितने होते हैं? 365.4। एक लीप ईयर भी होता है ना, तो उसका 25% हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये हो गए डेज़। अब 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और उसमें फिर एक मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स होएगा। तो ये फैक्टर आपने पूरा जब कैलकुलेट कर लेना है तो आंसर आ जाना है 4.967 × 10⁻15 मीटर, ठीक है? तो ये है। इस वैल्यू को याद रख लेना, मुझे वैल्यू ज़्यादातर याद नहीं होती, आप कोशिश करना क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेना अगर नहीं याद होती है तो। तो ये 1 लाइट ईयर डिस्टेंस होता है मीटर्स में। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे देते हैं, एक अल्फ़ा सेंचुरी हमारा नियरेस्ट स्टार है, वो हमारे से 4.3 लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है? अल्फ़ा सेंचुरी। तो भई देखिए, उस स्टार को भी जब आप देख रहे हो तो आज का नहीं देख रहे, 4.5 साल पहले जो उसकी फ़ोटो थी, जो वो था, वो आप देख रहे हो। अब दूसरा इम्पोर्टेंट यूनिट हमारा और सन के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल कल यूनिट, ठीक है? तो इसको हम शॉर्ट में 1 एयू बोल देते हैं, एयू। 1 एयू जो होता है ये सिंपल एवरेज डिस्टेंस होता है, मीन डिस्टेंस होता है बिटवीन सन एंड अर्थ। एवरेज क्यों होता है अभी बताता हूँ। तो इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन
एंड ओके, तो ये देखिए, ये सन है और ये अर्थ है। आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे अभी आपने थोड़ा 9th में पढ़ा होगा, उसमें तो ये पढ़ाया जाता है कि सर्कुलर ऑर्बिट मान लो अर्थ का सन के अराउंड, बट ऐसा नहीं होता। सन के अराउंड अर्थ का ऑर्बिट ऐसे एलिप्टिकल होता है, एलिप्टिकल शेप का ऑर्बिट होता है, एलिप्स जैसे, इसको एलिप्स बोलते हैं, अंडाकार शेप। तो इसमें अर्थ कभी सन के सेंटर से दूर रहती है और कभी उसके पास आ जाती है और ऐसे घूमती रहती है, ये ऐसे घूमती रहती है। हालाँकि जब पास आती है स्पीड तेज़ होती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर स्पीड तेज़ होती है, स्लो होती है, ये भी होता है इसमें, वो कैप्लर्स लॉ में हम देखते हैं। तो अब ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ सबसे कम है, यहाँ फिर बड़ा, यहाँ भी कम है, फिर बड़ा, बड़ा, बड़ा। तो जो चीज़ वेरी करती है हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। एवरेज मतलब मीन वैल्यू। तो जो एवरेज वैल्यू है वन एयू है, इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे। तो इसका फ़ॉर्मूला, वैल्यू इसकी, फ़ॉर्मूला नहीं, वैल्यू इसकी हम सीधे लिखेंगे, जो आपको याद रखनी है। इंटू 10⁻11 मीटर। तो वो 15 मीटर था लाइट ईयर, ये 11 मीटर है। ये छोटा डिस्टेंस है क्योंकि सन और अर्थ पास हैं कंपैरेटिवली हमारे स्टार्स से, इसलिए हम वहाँ पे छोटा यूनिट यूज़ करते हैं। मैंने बताया था यूनिट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज़। तो भई जो मेज़र करना है उसके साइज़ का यूनिट ही लोगे ना, तो प्लैनेट्स के डिस्टेंस के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज़ करते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट हमारा जो यूनिट है वो है 1 पारसेक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 पारसेक को पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है? ये ना सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट्स है। मैं पहले लिख देता हूँ, लेंथ का जो लार्जेस्ट यूनिट है तीनों में से वो यही है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है, सारे एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होते हैं। तो इसको पहले समझेंगे। तो अगर आप एक डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ। इसमें हम डेफिनेशन लगाते हैं एंगल, प्लेन एंगल वाली, इज़ इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है? तो ये जो एंगल है वो हमारे पास 1 सेकंड का चाहिए। एंगल हमने कुछ बनाना है, तो हम ऐसे 2 लाइन्स ले लेंगे, उसमें कुछ एंगल बनाएँगे। काफ़ी बड़ी लाइन्स है ये, ठीक है? तो उसमें हमने कुछ एंगल बनाया। ये एंगल होगा 1 सेकंड का। सेकंड को ऐसे 2 लाइन्स लगा के डिनोट किया जाता है। अब से 1 सेकंड क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे। जो 1 डिग्री एंगल होता है ना, उसमें 60 मिनट्स होते हैं। मतलब 1 डिग्री एंगल को आप 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो हर एक पार्ट 1 मिनट होगा। और फिर उस एक 1 मिनट को आप फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो वो छोटा-सा जो एंगल होगा, जो कि 1 डिग्री का 3600 पार्ट है, वो 1 सेकंड होता है, ठीक है? तो 1 सेकंड बेसिकली मैं लिख देता हूँ 1/3600 डिग्री, इसके बराबर होता है। हम आगे यूज़ करेंगे ये वैल्यू। तो हमने 2 लाइन्स ले ली, जिनके बीच में एंगल कितना है 1 सेकंड। अब हमने रेडियस कितनी लेनी है? तो यहाँ पर जो रेडियस है, वो हमें निकालनी है, ठीक है? वो रेडियस है 1 पारसेक। और जो आर्क है यहाँ पे, वो हमें पता है, आर्क हमने डिफाइन करी है, वो है 1 एयू। तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन 1 एयू आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड एट सम पॉइंट, देन द रेडियस ऑफ दैट आर्क इज 1 पारसेक। तो ये इसकी डेफिनेशन है, लेट अस राइट। हम इसको लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर आ गया तो। सो व्हेन एन आर्क ऑफ 1 AU subtends an angle of 1 second at a radius at any, then the radius is 1 parsec. Then the radius of that arc वन पारसेक। ये थोड़ा नीचे चला गया, आई होप आपको नजर आ रहा है। तो इसको 1 पारसेक बोला जाता है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम 1 पारसेक को भी करेंगे एक्सप्रेस मीटर्स में। कैसे करेंगे? देखो बड़ा आसान है। हमें निकालना क्या है? 1 पारसेक, जो कि ये वाला डिस्टेंस है, और ये तो रेडियस है आर। तो हमें आर निकालना है, तो हम रेडियस को ऊपर ले जाएंगे, एंगल को नीचे ले आएंगे। आर्क हमें पता है, ठीक है? तो ये देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो हमें 1 पारसेक निकालना है, और 1 पारसेक एक तरह की रेडियस है, और आर्क यहाँ पे है, और एंगल नीचे चला जाएगा, ठीक है जी। अब आर्क की वैल्यू 1 एयू है और एंगल की वैल्यू 1 सेकंड है। अब यहाँ पे हम एसआई यूनिट्स में वैल्यूज को पुट करेंगे। एसआई यूनिट 1 एयू अगर आप एसआई में पुट करना चाहते हो, तो वो मीटर्स में हमारे पास जो भी मैंने वैल्यू बताई थी वो आ जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर।
अब 1 सेकंड को पहले मैं डिग्रीज में लिख देता हूँ। मैंने बताया आपको कि ये 1/3600 डिग्रीज है। अब डिग्री इज नॉट ए ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। तो डिग्रीज और रेडियन में क्या रिलेशन होती है, मैंने आपको बताया था। यूजिंग पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको डिग्री को इधर ले आएंगे तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ पर ये जो डिग्री का सिंबल है, ये यूनिट है, इस यूनिट की जगह बाकी सारा फैक्टर एज रहेगा, बस ये गोले की जगह, छोटे सा गोला जो डिग्री का सिंबल है उसकी जगह मैं ये चीज़ पुट कर दूंगा बस। ठीक है, तो बड़ा आसान है। बाकी वैसे रहने देना है, कुछ नहीं छेड़ना। और तो 1 पारसेक जो है वो आपके पास आ जाएगा बच्चों 1.496 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाय 1/3600 एज इट इज इनटू पाई बाय 180। और पाई की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 22/7 3.14 वही पुट करनी है। और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है आपको। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर मुझे बताना आपका सेम आया कि नहीं आया। तो आंसर आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो देखो सबसे बड़ा पार्सेक है, तो सबसे छोटा है 1 AU, उससे बड़ा है 1 लाइट ईयर, और उससे बड़ा है 1 पार्सेक। ये रिलेशन भी अपने दिमाग में रखना। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है क्लियर हो गई हैं ये चीज़ें। सिंपल सिंपल यूनिट्स हैं, एक बार कर लोगे तो बाद में कोई टेंशन नहीं है। अभी हमने +1 की फिजिक्स स्टार्ट करी है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर एक टॉपिक किताबों में जो हैं और जो आपके IIT JEE के क्वेश्चन हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेंस और नीट तक का काम इसी लेक्चर सीरीज में कवर हो जाएगा। एडवांस के लिए हम अलग से वीडियोस छोटी छोटी बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन वाइज भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ उस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली एडवांस में यूज़ होते हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाई जाए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कभी इस बार अगर इसको कभी कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि भाई आपको एक्सप्रेस करना है 1 पारसेक को इनटू लाइट ईयर्स, तो पारसेक की वैल्यू लाइट ईयर में बताओ। देखो पारसेक की वैल्यू मीटर्स में तो हमने अभी लिख ली थी, बड़ा सिंपल है ये ना। जिसमें अभी आप +1 में आए हो ना, नए नए आए हो फिजिक्स में, तो इसलिए मैं इजी वाली चीज़ें भी करके दिखाऊंगा सारा कुछ। कई बच्चों को तो ये चीज़ें आती हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो 1 पारसेक इज 3.08 10⁻16 मीटर, और 1 लाइट ईयर भी आप लिख लोगे 9.46 10⁻15 मीटर, और इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। मीटर से मीटर कट जाएगा, फैक्टर को आप सॉल्व कर लेना। 10⁻15 ऊपर जाके 10⁻−15 होगा, और सॉल्व होके जो भी आएगा 1 पारसेक, और ये लाइट ईयर का फैक्टर इधर ले जाना, तो वो आ जाएगा आंसर 3.26 लाइट ईयर। तो इस तरह से आप किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट बोथ ऑफ देम मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। अगर आपको बोल दूं मैं 1 पारसेक को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन ही गलत है। पारसेक तो भाई लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम मास का यूनिट है। सेम काइंड के यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे, पारसेक को थोड़ी किलोग्राम में ले जाओगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, मैं आपके कमेंट की वेट करूंगा। तो आपको 1 लाइट ईयर को एयू में कन्वर्ट करना है। एयू में कन्वर्ट 1 लाइट ईयर इनटू एयू, ठीक है, ये आपको करना है। ओके, अब हम बात करेंगे मास की। मास के कौन कौन से यूनिट्स हैं जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। मास से पहले एक और चीज़ रह गई है, मैं भूल गया, एरिया को। तो एरिया भी लेंथ से ही आता है, तो उसके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं एरिया के। जैसे 1 बार्न, ये अभी तक आपने नहीं सुना होगा। 1 बार्न न्यूक्लियस के एरिया को मापने के लिए यूज होता है। बेसिकली ना 1 बार्न जो है वो न्यूक्लियस के एरिया को मापने के लिए यूज होता है। न्यूक्लियस बेसिकली एक टारगेट होता है जिसपे हम कोलिजन करवाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं एंड देन देयर इज कोलिजन ऑफ न्यूक्लियस एंड दोस पार्टिकल्स। कोलिजन के बाद पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो वो कितना एरिया ऑफर कर रहा है न्यूक्लियस, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं न्यूक्लियस का। तो वो जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है या क्रॉस सेक्शन है उसको बाद में लिखा जाता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। जस्ट वैल्यू को याद रखना है। ये स्मॉल एरिया के लिए था, स्मॉल यूनिट है ये, ठीक है। अब जो लार्ज यूनिट है एरिया का वो है 1 एकड़। एकड़ आपने सुना होगा, वो होता है 4047 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर, आजकल तो वैसे ये सारी वैल्यूज हम गूगल से देख लेते हैं,
लेकिन एग्जाम में गूगल नहीं होगा अलाउड, तो इसलिए कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मासेस के लिए, मासेस के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं? मास के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है वो होता है वन एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएमयू या सिंपली यू से भी डिनोट कर देते हैं। तो वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये बहुत स्मॉल मास के लिए होता है, फॉर स्मॉल मासेस। कौन से स्मॉल मासेस? फॉर एग्जांपल एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस। न्यूक्लियर के, न्यूक्लियस में भी जो मासेस होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, वो भी हम एएमयू में ही फाइंड करते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन एटम का जितना मास होता है उसका 1/12। सीधी सीधी ये डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, किलोग्राम में लेके जाएंगे। तो हमें कार्बन एटम के मास को, पहले एक एटम की बात हो रही है, C12 एटम, एक सिंगल एटम के मास को हम देखेंगे। देखो जो एटॉमिक मासेस बच्चे हमें गिवन होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर लिखे होते हैं, वो मासेस कितने पार्टिकल्स के होते हैं? वो 1 मोल पार्टिकल्स के मास होता है। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, यू नो दैट 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ठीक है, ये आपको पता है, इतने कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम होता है। तो एक सी एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम बटा ये वाला नंबर। ठीक है जी। और ये एक सी एटम का मास है, और डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इसका भी 1/12। तो देयर फॉर 1 AMU इज 1/12 ऑफ दिस फैक्टर। तो वो देखो 12 से 12 कट जाएगा और सिर्फ एवोगैड्रो नंबर का इनवर्स आ जाएगा और कुछ नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1.6603 इंटू 10⁻⁻24। कितना आसान है। तो ये आप फैक्टर याद रखोगे, किलोग्राम में लेके जा रहा हूँ। 1.6603 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये 1 AMU होता है, ठीक है। ये याद ही रखना है फैक्टर। एएमयू को ऐसे नहीं लिखना, एएमयू को शॉर्ट में लिखना, ठीक है। तो ये 1 AMU होता है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये मासेस का, स्मॉल मास के लिए एक प्रैक्टिकल यूनिट है। बड़े मासेस के लिए टन है, क्विंटल है, उनकी वैल्यूज आपको पता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे व्हाट इज 1 टन, व्हाट इज 1 क्विंटल इन एसआई यूनिट्स। तो मैं लिख देता हूँ कुछ, फॉर लार्ज मासेस इनकी वैल्यूज बताना मुझे, ठीक है। मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ 1 टन कितना होता है, 1 क्विंटल कितना होता है, 1 स्लग कितना होता है। सारी वैल्यूज किलोग्राम में चाहिए मुझे। 1 पाउंड कितना होता है, और एक है बहुत इंपॉर्टेंट 1 CSL, 1 चंद्रशेखर लिमिट। हम इस पे एक शॉर्ट बनाएंगे, ये चंद्रशेखर लिमिट क्या है, ठीक है। उसकी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ 1.4। ये डॉट, ये क्या है? ये भी एक यूनिट है, ये एक सिंबल है किसके लिए? मास ऑफ सन के लिए। सन का मास जब भी हम लिखते हैं, देखो जब हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो हमें मास का भी एक बड़ा यूनिट चाहिए, जो हम ज़्यादातर सन का मास या उसके फैक्टर्स में यूज़ करते हैं। 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन इज़ 1 चंद्रशेखर लिमिट। इसके बारे में डिस्कशन शॉर्ट में करेंगे। तो ये हमारा कुछ वैल्यूज़ हैं। अब टाइम के लिए कुछ यूनिट्स हैं जो आपको करने हैं। तो फॉर टाइम वी हैव सम यूनिट्स। 1 सोलर डे। 1 सोलर डे आपको पता है अर्थ कितना टाइम लेती है अपने एक्सिस पे घूमने के लिए, पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए, उसको 1 सोलर डे बोलते हैं। तो 24 घंटे लेती है अर्थ। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इतने सेकेंड्स टाइम लेती है। इसको आप सॉल्व करके वैल्यू लिख लेना। दूसरा है 1 सोलर ईयर। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 इंटू 0.25 डेज। इसको भी आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक 1 होता है ल्यूनर मंथ। ये मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ आप करो इसको प्लीज, आपको मजा आएगा। तो ये होता है टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट
1 रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन की बात हो रही है अराउंड अर्थ, रोटेशन की बात नहीं हो रही, रेवोल्यूशन की बात हो रही है। मतलब अगर ये हमारी अर्थ है तो यहाँ मून है, तो मून उसके अराउंड चक्कर काटता है, तो कितना टाइम लेता है इस चक्कर को कंप्लीट करने के लिए? तो वो टाइम होता है 27.3 डेज। तो 1 ल्यूनर मंथ इतने टाइम के बराबर होता है, ठीक है। अब कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको यूनिट्स लिखते टाइम ध्यान में देनी है, जस्ट मैं फटाफट पॉइंट्स में लिख दूंगा, ये एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आप वहाँ पे कोई मिस्टेक ना करें, आप अच्छे से चीज़ों को समझें, तो इसलिए ये हम लिखते हैं गाइडलाइंस। तो एक तो ऐसा ही यूनिट जब हम लिखते हैं, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम उसमें आ रहा है, साइंटिस्ट नेम अगर उसमें आ रहा है, तो उसका सिंबल कैपिटल होगा। और अगर सिंबल नहीं लिखना, पूरा यूनिट लिखना है, कंप्लीट यूनिट अगर आप लिख रहे हैं, तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। स्मॉल लेटर, सारा स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। जैसे फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन, लेकिन अगर हम पूरा लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। करंट का यूनिट 1 एम्पेयर, लेकिन हम जब पूरा नाम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ कैपिटल नहीं लिखेंगे फर्स्ट लेटर, क्योंकि फिर वो साइंटिस्ट का नाम बन जाता है। तो ये करंट के लिए होता है, आपको पता है। अब इसके बाद अगर साइंटिस्ट का नाम है ही नहीं यूनिट में, जैसे किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, हर्ट्स, हर्ट्स में साइंटिस्ट का नाम है, तो जब आप हर्ट्स लिखते हो तो 1 Hz लिखना है आपको, उसमें जेड भी आ जाता है साथ में सिंबल में। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी का यूनिट वैसे लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 हर्ट्स। ये किलोग्राम, मीटर, सेकंड, कैंडेला, ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट का नाम नहीं है, किसी पर्सन का नाम नहीं है। यूनिट्स में कभी भी प्लूरल नहीं यूज करना, ठीक है, प्लूरल नहीं होते यूनिट्स, ना ही फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, फुल स्टॉप भी नहीं आता। मतलब अगर मैंने लिखा द लेंथ इज 1 या 10 मीटर्स, मीटर्स, तो ये गलत है, मीटर लिखना है, 10 मीटर, ठीक है, वहां से पता चल जाएगा, और फुल स्टॉप भी नहीं लगाना। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि स्पेसिंग नहीं होती प्रीफिक्स और यूनिट में। देयर इज नो स्पेसिंग बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट, कोई स्पेसिंग नहीं आएगी। जैसे 1 माइक्रोमीटर साथ साथ लिखा जाएगा, 1 नैनोग्राम साथ साथ लिखा जाएगा, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का हो गया। 1 मेगा कितना होता है बताओ जरा, 10 की पावर 6, ठीक है, ये प्रीफिक्स होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, नहीं देखा तो देख लो। कभी भी मोर देन 1 सॉलिडस यूज नहीं करना, ठीक है, नो थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखते हैं, डू नॉट यूज मोर देन 1 सॉलिडस। ये क्या सर सॉलिडस, इसको बोलते हैं बटे को। तो सॉलिडस जो होता है, जैसे आपने लिखा एक्सेलरेशन का यूनिट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे मत लिख देना भाई, ये गलत है, ठीक है, एक ही बार बटा लगाना है, 2 बार 3 बार नहीं लगाना। ओके, नेक्स्ट है, जब पावर्स के साथ खेलोगे, पावर्स होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, व्हेन प्लेइंग विद पावर्स देन यूज ब्रैकेट्स, प्रॉपर ब्रैकेट्स। कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी तो कुछ नहीं पता लगा क्या बोला मैंने। जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इन मीटर्स, मीटर्स बोल दिया मैंने, गलत कर दिया है ना, ध्यान दो, देखो मीटर्स नहीं बोलना, मैंने वैसे जानबूझ के नहीं बोला मीटर। तो हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? अब आपको पता है कि जो 2 है वो तो एक फैक्टर है, उसको ऐसे रहने देंगे, 1 सेंटीमीटर इज 0.01 मीटर। पहले तो मैंने सिर्फ सेंटीमीटर को देखना है, और उसकी जगह मैंने जो उसकी वैल्यू है उसको ऐसे लिख देना है, समझ गए मेरी बात? अब आपने ये क्यूब भी करना है, तो क्यूब आप इस पूरे का करोगे, जो फैक्टर आया कन्वर्जन फैक्टर, उसका भी क्यूब होना है और मीटर का भी क्यूब होना है। ये अगर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 2 × 10⁻², उसका क्यूब
और मीटर का क्यूब। ये मैंने 0.01 को 10 की पावर माइनस 2 पुट कर दिया, तो ये 2 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब इसमें आंसर आएगा। तो इन प्रॉपर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है और कभी भी डबल प्रीफिक्स नहीं यूज़ करने। लास्ट पॉइंट, डोंट यूज़ डबल प्रीफिक्सेस, ठीक है। जैसे माइक्रोमीटर, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूनिट्स के बारे में। ये लेक्चर नंबर 2 था। अब लेक्चर नंबर 3 में हम बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये इस चैप्टर के आगे होगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, उसको बड़े ध्यान से देखना, मिस मत करना। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और तो कुछ बताने वाला है नहीं। हाँ, एक चीज़ है, आप एक बुक ले लो फिजिक्स की, एस.एल. अरोड़ा सबसे बेसिक और सबसे गुड फंडामेंटल बुक है। एस.सी. वर्मा हमें पढ़नी है, लेकिन बाद में करना है उसकी प्रॉब्लम्स को। अगर आप अभी स्टार्टिंग पे हो तो इससे रिलेटेड जो मैंने चीज़ें डिस्कस करी हैं वो आपको एस.एल. अरोड़ा में मिल जाएंगी। सॉल्व प्रॉब्लम्स भी करो, अनसॉल्व भी करो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।